अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अदलिया की मसरूफियत ऐसा लगता है कि कुछ बढ़ गई है। आज ही के दिन एहतसाब अदालत में तोशा खाना केस में समाअत हुई। 4 साल के बाद नवाज शरीफ जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हुए। हमने देखा कि ऑन दी अदर हैंड जहां पर यह मामला चल रहा था, वहीं पर निगरान हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब का जो अल-अज़ीज़िया केस वाला मामला है उसके अंदर सजा मुअत्तल करने का फैसला कर दिया। सजा मुअत्तल हो गई उनके। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एहतसाब अदालत की ही बात करें तो वहां पर भी 10 नवंबर तक, ग़ालिबन 20 नवंबर तक जो है वो मामला जो है उसको मुलतवी कर दिया गया। 10 लाख के मचलकों के एवज जमानत जो है वो ग्रांट कर दी गई नवाज शरीफ साहब को। इस सारे मामले के बाद नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख किया, जहां पर कानूनी तौर पर उन्होंने खुद को सरेंडर करना था, क्योंकि जो हिफाजती जमानत उनको मिली थी वो आज के दिन एक्सपायर हो रही थी। वहां पर जो प्रोसीडिंग हुई वो खासी दिलचस्प है, अगर खास तौर पर हम विज़ावी नैब बात करें, क्योंकि वही नैब है जो कुछ साल पहले तक नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करने के लिए, नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात बनाने के लिए, उनको अपनी कस्टडी में लेने के लिए बड़ी ही बेकरार और बेचैन दिखाई देती थी। लेकिन आज ये वही नैब है। जब पहले भी हिफाजती जमानत के लिए अप्लाई किया गया तो नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौजूद होना, जबकि किसी को भी नहीं पता था कि ये मामला आज क्या है, कौन सा केस है जो टेकअप होगा, उसके ऊपर ही एक सवालिया निशान था। और आज 2 दफा इस्तफसार करने के बाद भी कि क्या नैब नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी चाहता है कि नहीं चाहता, नैब प्रोसिक्यूटर की तरफ से यह कहा गया कि उनको गिरफ्तारी दरकार नहीं है, और अगर जमानत भी मिल जाती है नवाज शरीफ साहब को तो नैब को इस पर कोई एतराज नहीं होगा। जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने यह सवाल किया कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, क्या ये वही नैब है जो 5 साल पुराने वाली नैब थी, और अगर नैब कोई एतराज नहीं है तो फिर अपील किस बात की है। कुछ इस पर बात करेंगे, लेकिन एक जो पॉइंट टू कंसिडर है वो ये जरूर है कि क्या नैब का फिर वही किरदार है जो कि आज थोड़ी देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वजीर आजम है पाकिस्तान के, नून लीग के साथ ऑफिशियली हैं कि नहीं है, वो एक कंफ्यूजन है। लेकिन मियां नवाज शरीफ के देरीना साथी हैं, उन्होंने बयान किया है। और ये बदनसीबी है कि आज नैब जैसा इदारा मुल्क के अंदर मौजूद है जिसका मकसद सिर्फ सियासत को तोड़ने और जोड़ने का काम है और कुछ नहीं है, कि किसी तरह सियासतदानों को दबाव में रखा जाए और जब भी ज़रूरत पड़े तो ये केस उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाए। ये मुल्क की बदनसीबी है कि जब आप उन लोगों को जो इस मुल्क के आला ओहदों पर रहे हों उनको इंसाफ ना दे पाएँ तो फिर आम आदमी इंसाफ की क्या तवक्को रखेगा। यही बात हमने पहले भी की है, आज भी करते हैं, और मैं फिर गुजारिश करूंगा इस हुकूमत से भी, अगली हुकूमतों से भी, कि इस नैब के इदारे को ख़त्म कर दें, वरना आपका मुल्क नहीं चलेगा। जी, अब्बासी साहब ने तो एक साइड की बात बताई और मौक़िफ़ बताया, लेकिन जो मौक़िफ़ है शायद पूरा मौक़िफ़ ये है कि जब ज़रूरत पड़ती है तो केसेस बना दिए जाते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो जैसे आज पीछे हट गए उस तरह पीछे हटा जाता है। कुछ इस पर बात करेंगे, नैब का क्या रोल है, नैब का क्या किरदार है। इस वक्त एक तनकीद या एक राय जो बहुत ज़्यादा तक़वियत इख्तियार करती जा रही है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर कानून नहीं है, सिर्फ नून है। इस पर बात करेंगे कि क्या ये बात दुरुस्त है, क्या ये सिर्फ नून है, या फिर जो रियायतें इस वक्त लग रहा है कुछ लोगों को कि रियायतें हैं, नवाज शरीफ साहब उनके असल में हकदार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर कानूनदान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर कानूनदान है जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। शोएब शाहीन साहब, सर ये नवाज शरीफ साहब सिस्टम के नए लाडले हैं, ये एक तनकीद है जो की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की इस पर राय ये है कि जो कुछ सिस्टम ने पहले नाइंसाफियां और ज्यादतियां नवाज शरीफ साहब के साथ की थी शायद सिर्फ उन्हीं का अजाला हो रहा है, ये कोई लाडलापन नहीं है। कमाल की बात है कि जजमेंट उनके खिलाफ अपील डिस्मिस हो गई है, जमानत डिस्मिस हो गई है, अपील की रिवाइवल का उनका केस चल रहा है, अभी अपील लगी नहीं, अदालत में वो पेश नहीं हुआ। जो केयर टेकर पंजाब गवर्नमेंट है उसने सेंटेंस पहले ही सस्पेंड कर दी, हालांकि ये पंजाब गवर्नमेंट का केस ही नहीं था। क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो आप सेंटेंस को वक्त से पहले सस्पेंड कर रहे हो? और दूसरे केस में जहां मिसयूज ऑफ बेल एक शख्स 4 साल कर चुका है, आपने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर दिया नीचे नैब कोर्ट ने, और एक दिन पहले उनकी बहन फौत होती है और अगले दिन वो बैठा होता है अदालत में जज साहब। और न सिर्फ यही हुआ बल्कि यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पार्ट हट केस था जस्टिस, चीफ जस्टिस और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का, ये बेंच कैसे तब्दील हो गया? और दूसरी बात यह है कि पार्ट हट के साथ साथ एक को-एक्यूज्ड का केस सुन के फैसला दिया हुआ है उनके फेवर में जी, मरियम नवाज का और सफदर का। तो बात यह है कि जो सेम बेंच केस सुन रहा होता है उस बेंच को तब्दील कैसे कर दिया चीफ जस्टिस साहब ने?
जस्टिस मियां गुल हसन साहब को उसमें कैसे बैठा दिया। फिर इसमें उन्होंने सरेंडर कोर्ट में नहीं करना था, सरेंडर करना होता है बिफोर, वो तो चलो वो भी गलत की प्रोटेक्टिव बेल जो दी थी, सरेंडर करना होता है इन कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, वो जेल में जाना है। फिर ये जब अपील बहाल होगी, जमानत का जब मामला आएगा उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये आता है तो इन्होंने किस कैपेसिटी में, नैब आ गई है, नैब को तो नोटिस ही नहीं था, नैब नोटिस के बगैर बिन बुलाए पहले भी 2 तारीखों पे आ गए थे, आज बिन बुलाए आ गए हैं, चले अगली तारीख में बुला लिया जाए उनको, नोटिस हो गया है आज जी। अच्छा मुझे ये बताएं, कल नैब कहते तमाम जो नैब के मुल्जमान है सबको बरी कर दें, क्या अदलिया की अपनी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो कोर्ट ऑफ लॉ के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ नहीं ली हुई? वो ये कह दें कि चूंकि नैब कह रही है इसलिए पहले भी कहा जमानत दे रहे हैं, अब नैब कह रही है हमारे पास कोई, हमें जमानत के लिए कोई एतराज नहीं है, जमानत दे दें। नैब कह रही है हमें गिरफ्तारी नहीं करनी, भाई गिरफ्तारी नैब ने तो करनी नहीं थी, ये कोई रेफरेंस पेंडिंग तो नहीं है, ये तो डिसमिस हो चुकी है उनकी अपील, कन्विक्शन प्रूव हो चुकी है, नैब कोर्ट ने सजा दे दी है, सजा के बाद उन्होंने जेल में होना होता है। आप जेल सुप्रीडेंट से पूछे कि उनको चाहिए बंदा के नहीं चाहिए, ठीक है, और आप अदालत पूछ कैसे रही है नैब से कि जी आपको इनकी गिरफ्तारी मतलूब है? भाई गिरफ्तारी मतलूब नैब ने लेकर के कोई फिजिकल रिमांड या जुडिशियल रिमांड पे लेके जाना है? कमाल की बात है। वैसे हमें 2 दफा पूछा गया नैब प्रोसिक्यूटर से कि नैब क्या उनको अरेस्ट करना, बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि अगर हम जमानत नहीं देते फर्दर तो क्या नैब अरेस्ट नहीं करेगी, यहाँ तक भी उनसे इस्तफसार किया गया कोर्ट के अंदर। नैब ने तो अरेस्ट भी नहीं करना था, सवाल तो ये था अरेस्ट जिसको कराना था उनको फिजिकल जुडिशियल रिमांड पे जेल भिजवाना चाहिए था, जेल में जाना था चाहिए था ना, नैब ने तो उनको गिरफ्तार करके कहां लेके जाना था, उनका काम ही नहीं है। चले मैं मुझे इजाजत दें के बारे में आप कह रहे हैं कि नैब का काम नहीं है, आपने बेंच के हवाले से भी कहा कि कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। मैं जहांगीर जदून साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर किस तरीके से देख रहे हैं आज के दिन का पूरा मामला, एहतसाब अदालत में जो कुछ हुआ, पंजाब काबीना से जो है सजा मुअत्तली हो गई, यहाँ पर हिफाजती जमानत में तोसी हो गई, ये जो इल्जाम लगाया जाता था माजी के अंदर कि अदलिया का कोई लाडला है, अदलिया का लाडला तब्दील हो गया। सर देखिए, सबसे पहले तो आप इस सिस्टम पे बात करें ना कि जिस सिस्टम ने उनके अगेंस्ट जो है वो बोगस केस बनाए, आज उन्होंने यही कहा है कि ये वो वाला लैब था कि जो कह रहा था जी ये भी करप्शन, हमने कहा किधर है करप्शन, उन्होंने कहा जी हमने इतना इस पर डिटेल जो है कोर्ट का टाइम जाया हुआ और इतना पब्लिक एक्सचेकर जगह जो है पैसा जाया हुआ, तो आप कह रहे थे उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें, हम तो आपके कन्विंस नहीं थे, लेकिन आपने इतना किया, आज आप कह रहे हैं जी आप जो है आके जी हमें कोई इतराज नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बात तो ठीक ही है कि देखें ना, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है, चले केस डिसाइड हो गया लेकिन फिर केस दोबारा अगर वो अपील सुनते हैं, दोबारा बहाल करते हैं, तो फिर अगर वो प्रोसिक्यूशन एजेंसी कहती है जी हम अपील अपोज नहीं करते और अपनी जो अपील है वो विड्रॉ करते हैं, तो उन्होंने कहा भाई आप रोज से ऐसे बिट एंड पीसेज में काम करने से बेहतर है कि आप जाके चेयरमैन नैब से मशवरा करें। अगर आपने गलत केस बनाए हुए थे तो या आप समझते हैं कि केस गलत थे, तो पहली बात तो ये तो आपने बनाना ही चाहिए सर। लेकिन मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, ये जो बात आप कर रही हैं जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछी है कि अगर आपको लगता है कि जो कुछ माजी में हुआ वो गलत हुआ तो फिर इस रेफरेंस का नैब अब क्या करेगा, क्या नैब वापस लेगा, अगर लेगा तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो सर सवाल यहाँ पर ये कि अगर ये गलत भी हुआ, बोगस केसेस भी थे, एक प्रोसीजर के थ्रू जो मामला हुए उनको प्रोसीजर के थ्रू ही रिवर्स करना होता है, आपको नहीं लगता यहाँ प्रोसीजर बाईपास हो रहा है? नहीं, प्रोसीजर तो बाईपास अगर देखें ना, एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी है ना, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बना जाता है, उसकी अपील होती है, डेथ हो जाती है, तो उससे जो वकील होते हैं वो कहते हैं जी हम कंप्रोमाइज करते हैं, तो खत्म हो जाता है। नीचे से हाई कोर्ट से भी कन्विक्टेड होता है, सुप्रीम कोर्ट में फाइनली अपील जाती है, वहाँ पे जाके कह देते हैं जी कि हम तो बस अभी खत्म है, रेजनामा हो गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं फांसी दे दो अभी, तो और क्या प्रोसीजर होता है? जदून साहब से सवाल है कि क्या ये काबिल कंप्रोमाइज होने वाला केस है? क्या जो मुल्क का पैसा खा गए, करप्शन कर गए, करप्शन का केस भी कभी काबिल राजीनामा होता है? लेकिन शुएब शाहीन साहब जिन्होंने कहा था मुल्क का पैसा खा गए, वही तो अब नहीं स्टैंड कर रहे ना, दे आर नॉट स्टैंडिंग देयर ग्राउंड। नहीं स्टैंड कर रहे तो मिली भगत है ना, अगर चोर के साथ मिल जाएगा तो अदालतें फिर बंद कर दें। मुझे ये बता दें कि क्या करप्शन का पैसा पब्लिक का पैसा है, मेरा आपका हर एक का पैसा है, ये अदालत की जिम्मेदारी है कि ये काबिले कंप्रोमाइज केस नहीं है कि वो कह दे तो आप मान लें।
ये कैसे मुमकिन है? जी जदून साहब, ये कैसे मुमकिन है? मुजरिम को आप इस बात में माफ कर दें कि जनाब मेरी बात सुने, ये देखें इनके साथ भी यही होगा जो आज ये कह रहे हैं, इनकी एक बात रिकॉर्ड पे ले आए, ये रिकॉर्ड पे ले, जब हमारी होगी तब हम देखेंगे। आप इस वक्त की बात को जब इनके खिलाफ एक बंदा करप्शन में, ठीक है आप मेरिट पे ले आओ, एक बंदा करप्शन में मुलव्विस है, करप्शन का केस साबित है, प्रूव्ड है, अपील खारिज हो गई है, कैसे नैब कह सकती है कि नहीं जनाब आप इनको छोड़ दें, हमें कोई एतराज नहीं। जी इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। व्यूअर्स यहाँ पे एक प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करेंगे हमारे साथ। जी वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी तो यही कह रही है ना कि हमारे खिलाफ सिस्टम हुआ है, हमारे साथ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर केसेस बनाए जा रहे हैं। आप लोग भी तो कहते हैं तोशाखाना केस जो है उसके अंदर गलत फ्रेम किया गया इमरान खान साहब को, तो अगर कल इनको गलत फ्रेम किया गया तो इनकी बात भी सुन लेनी चाहिए। अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, हमारे खिलाफ तो तोशाखाना केस क्या है? हमारे खिलाफ ये है कि आपने कानून कायदे के मुताबिक तोशाखाना से ताइफ लिए, उनको डिक्लेयर किया इनकम टैक्स में, यहां लफ्ज तोशाखाना नहीं लिखा इलेक्शन लॉ के मुताबिक। ये है टोटल केस हमारे खिलाफ। वेरेज इनके खिलाफ ये है कि कानून के मुताबिक आप गाड़ियां नहीं ले सकते थे, आपने गाड़ियां ले ली, और वो जुर्म जिसने जुर्म किया है उसको कहते हैं कि 6 साल से 8 साल से पेंडिंग केस है, उसको कुछ भी नहीं, उसको कोई जल्दी नहीं है। 4 साल अगर बंदा नहीं आया कोई भी जल्दी नहीं है। हमारे खिलाफ ना लिस्ट ऑफ विटनेसेस आने दी, ना हमारे गवाहान आने दिए, ना हमें सुना, ना मुल्जिम मौजूद है, ना उनका वकील मौजूद है। शोएब शाहीन साहब कह रहे हैं कि काबिल कॉम्प्रोमाइज केस ही नहीं है, तो किस तरीके से ये किया जा सकता है कि कन्विक्टेड मुजरिम, उनको तो कोर्ट जाना ही नहीं चाहिए था, उनको तो सीधा जेल जाना चाहिए था। शोएब शाहीन साहब को ये पूछें कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के तहत अगर एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है वो केस जब करती है रजिस्टर्ड, तो उस प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास या गवर्नमेंट के पास केस विड्रा करने का अख्तियार है या नहीं, उनसे सिंपली पूछ लें। नहीं सर, मैं उनसे नहीं पूछूंगी, मैं आपसे पूछूंगी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी। मैं कह रहा हूं ना, उस सर मैं कह रहा हूं फिर देखें, अब आप इजाजत दें सवाल पूछने की। अगर आपने एक नुक्ता उठाया है, अगर आप ये कहते हैं कि क्या उस क्रिमिनल एजेंसी के पास, मेरी बात सुन ले, आप मेरी सारी बात सुन ले। आपने खुद कहा सवाल पूछे, मैं आपको बता रही हूं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि अगर किसी क्रिमिनल एजेंसी के पास ये राइट है केस विड्रॉ करने का, तो उसका प्रोसीजर फॉलो करें ना सर। सजा के बीच में जाके कोर्ट में कुछ भी कहेंगे तो बस मसला आगे पीछे हो जाएगा। मैं अगर एक आम शहरी के तौर पे कोर्ट में ऐसे चली जाऊं तो क्या मुझे भी इतनी सहूलत मिलेगी सर? आप देखें ना, आपको तो सहूलत, आपकी अगर जो प्रोसिक्यूशन एजेंसी अगर आपने उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया है तो वो अगर कहती है जी हम इसके खिलाफ केस परस्यू नहीं करते, तो अगर आपका देखें ना फसाद फिल अर्ज का केस नहीं है तो उसी वक्त खत्म हो जाएगा। अगर फसाद फिल केस अर्ज का केस है तो फिर जो है उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि फिर प्रोसिक्यूशन एजेंसी के पास अख्तियार वो रजीनामा कार भी तो नहीं होती। ये रजीनामे का केस नहीं है। देखिए नैब ने गलत काम किया, नैब पे तो जुर्माना होना चाहिए, उन पे तो जितने कोर्ट की रिकवरी होनी चाहिए, उन्होंने गलत रेफरेंस बनाया है। नैब पे तो ऐसा केस बना चाहिए कि नैब के चेयरमैन को और जो नैब के अंदर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी थी उन पे डैमेजेस का केस भी होना चाहिए, उनको कोर्ट के जो खर्चा हुआ है वो भी रिकवर करें। आप कहते हैं केस विड्रा करें, केस के विड्रा करने के अलावा उन पे फाइन होना चाहिए। जितनी लिटिगेशन कॉस्ट आई है, जो एक्यूज्ड को जो है उसकी लिबर्टी कर्टेल की गई है, ये सारा उस पे फाइन होना चाहिए और वो फाइन नैब रिकवर करें। उन्होंने क्यों गलत रेफरेंस बनाया है, उन्होंने क्यों झूठा केस बनाया है, उन्होंने किसके अख्तियार से ये बताया ना, उनको उसको किसने कहा था कि हमारा केस बनाए? बाजवा ने कहा था, फैज हमीद ने कहा था, किसने कहा था? बताएं आके नैब, इनको पता है ना किसने केस बनाया था। आप देखें ना, सच्ची बातें तो ना कोई सुनता है ना उन पे अमल करता है। क्या ये सही केस बना था इन पे? केस देखे ना, अब उन्होंने आगे मान लिया जी हमने गलती की, हमने गलत केस बनाया है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि हमारे कंधों पे बंदूक न चलाएं। आप अगर नहीं चलाना चाहते केस, अगर नहीं करना चाहते तो आप जाके रेफरेंस वापस कर लें। उन्होंने सही बात की कोर्ट ने, मैं तो कोर्ट के साथ एग्री करता हूं, किसी पार्टी के साथ नहीं कर रहा हूं। कोर्ट ने सही कहा है कि अगर आप बिट एंड पीसेज में आज कहते हैं हमें जमानत पे ऑब्जेक्शन नहीं है, आज कहते हैं प्रोटेक्शन पे ऑब्जेक्शन नहीं है, तो जाएं जाके हम हमारा टाइम न जाया करें, जाके रेफरेंस वापस कर लें। और अगर रेफरेंस आप देखें ना, हकान अब्बासी ने क्या कहा है, अभी आपने उसका बात, उसने कहा जी नैब को शुरू से खत्म करें। शोएब शाहीन साहब मुझे बताया ना, ये अपना तो कहते हैं केस गलत बनाया है नैब ने, बाकी सारी दुनिया कहते हैं सही बनाता है। इस तरह की बायस्ड ओपिनियन नहीं देनी चाहिए। ये कहें जी ये हम पे भी गलत बनाया है और उन पे भी गलत बने हैं, ये बात इनसे कहलवाएं जी। शोएब शाहीन साहब आप कह दें, आप कहें जी हम पे भी गलत हुआ, दूसरों पर भी गलत हुआ। वो कहते हैं कि अगर एक क्रिमिनल एजेंसी है जो उनको एहतसाब करने के लिए, अगर वो कहती है कि कल जो हमने रेफरेंस दिया था, केस बनाया था, आज वो समझते हैं वो गलत है, तो मान जाना चाहिए। देखें पहली बात तो ये है कि इसमें उनका अख्तियार खत्म हो चुका है, वो अपना केस प्रूव कर चुके हैं बिफोर द नैब कोर्ट, और वो कन्विक्शन साबित हो गई है। फिर ना सिर्फ साबित हो गई है बल्कि अपील खारिज हो गई है, अनटिल एंड अनलेस अपील रिवर्स होती है, और फिर बाद में एविडेंस सामने पढ़ने के बाद कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये एविडेंस झूठी है,
दूसरी बात यह है कि निजाम आज नंगा नाच रहा है एक शख्स को बचाने के लिए। ये हमारा कानून और इंसाफ का जो निजाम है वो इतना एक्सपोज हो चुका है सबके सामने। मुझे बताएं, अदालत में पहुंचने से पहले पंजाब गवर्नमेंट ऑर्डर सस्पेंड कर देती है, सेंटेंस सस्पेंड कर देती है, और अदालत में आने से पहले प्रोसिक्यूटर जिसको नोटिस नहीं है वो आके बैठा हुआ है और पहले भी आगे बैठा हुआ था। जहां आपका प्रोसिक्यूटर तब्दील हो जाता है, जब आप कन्वेंस क्या होती है, ये पैसा किसका है, करप्शन का पैसा कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। जब रेफरेंस पेंडिंग हो तो जाकर वापस ले सकते हैं। रेफरेंस तो साबित हो गया है, एविडेंस ने साबित करने के बाद सजा देती है। अब मैटर अदालत के पास है, अदालत अपील ना किसी के कहने पे वापस दे सकती है, ना किसी के कहने पे डिसमिस कर सकती है। अदालत की अपनी जिम्मेदारियां हैं। ये करप्शन का पैसा पब्लिक पैसा है, जिसमें मेरा पैसा भी है, आपका पैसा भी है, हर एक का पैसा है। लेकिन शोएब शाहीन साहब, अगर 26 अक्टूबर को तो कहा है अदालत ने नैब को कि आप अपना मौकफ लेकर आए, तो इसका मतलब है कि अदालत सुनना चाहती है नैब का मौकफ मजीद। देखें, जब अपील पे सुनेगी तो तब उसका मौकफ आएगा। अभी भी अपील है, उसको मौकफ लेकर आए, लेकिन जमानत के टाइम तो उसका मौकफ सुनना ही नहीं था। अच्छा, आज भी कि जी नैब का मुल्जिम तो वो है ही नहीं कि जी नैब उनको गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, चले, मेरे पास सवाल ये है कि उनको जेल सुप्रीडेंट के हवाले करें। एक सवाल करके कहां उसको लेकर जाएगी? एक सवाल में जानवी साहब से कर लूं पहले। मुजरिम है ये रियासत का, रियासत के मुजरिम की जगह जेल है, रियासत के मुजरिम की जगह नैब तो नहीं है। नैब ने प्रोसिक्यूट करना है। अगर प्रोसिक्यूटर झूठ बोलेगा, प्रोसिक्यूटर अपनी एविडेंस को छुपाएगा, तो उसके बाद अदालत की जिम्मेदारी है। सर इजाजत दें, मुझे एक दो बातें आप दोनों से जरूर पूछना चाह रही हूँ। जाकिर जदून साहब, मुझे ये कहिएगा कि जब हम बात कर रहे हैं, देना बात करने का, जी मैं आपको बात करने का मौका दूंगी, आप प्लीज कमेंट भी कीजिएगा, और साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि पंजाब की निगरान हुकूमत ने सर अल अजीजिया उसके अंदर केस के अंदर जो है सजा मुअत्तल कर दी। निगरान गवर्नमेंट्स के पास ये इख्तियारात हुआ करते हैं सर? अब पहले इनकी बात इन्होंने बात की है ना, मैं माजरत के साथ मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन आज मुझे कहना पड़ेगा कि शायद इनको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का जो है ना वो शोएब शाहीन, क्योंकि सर्विस लॉ पे काम करते हैं, पहली दफा मैं कह रहा हूँ। अब देखें, सुप्रीम कोर्ट में केस लगते हैं, खुद जाते हैं, तो क्या वहां पे प्रोसिक्यूशन का रोल खत्म हो जाता है? प्रोसिक्यूशन को नोटिस नहीं होता? ये कहते हैं जी आप सजा हो गई, आपका नैब का क्या काम है? नैब सुप्रीम कोर्ट में केस परसू नहीं कर रहा। फाइनल टिल डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जब तक का आपकी कन्विक्शन या एक्विटल फाइनल नहीं होती, जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी होती है, जब प्रोसिक्यूशन होती है, वो इस केस की पार्टी होती है। अब ये कह रहे हैं जी ये स्टेट का बार बार कह रहे हैं जी मुजरिम है, मुजरिम है। तो भाई अभी तो पीले एक्सेप्ट होनी है, फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल स्टैंप लगने के बाद केस फाइनल होता है। शोएब शाहीन साहब बड़े अच्छे वकील हैं, समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन अब पार्टी के उसमें लगाव में मेरे ख्याल में कोई थोड़ा सा इतना टिल्ट कर रहे हैं कि सारे लॉ को इधर से उधर कर दिया है। सारे लोग साहब मैं जवाब दूंगा मैडम, आप पहले बात पूरी सुन लेना। मेरा मुझे बहुत एहतराम है जदून साहब का, लेकिन एक बात बता दूं, जितना क्रिमिनल लॉ मैंने प्रैक्टिस किया है, इतना शायद जदून साहब उसके करीब भी ना लगे हों, लेकिन मुझे आपको माशाल्लाह माशाल्लाह सुन ले सर, मुझे जवाब देने, इसलिए कहते हैं कि नैब का काम ही कोई नहीं है, इसलिए आप कहते हैं मुझे जवाब देने देना सर। नैब को नोटिस मुझे जवाब देने दें। देखिए नैब का काम कोई नहीं है। देखिए मुझे बताने, मुझे सब जवाब तो देने दें। सुन ले साहब मुकम्मल कर लीजिए, जवाब भी मेरे पास कम है सेगमेंट का, प्लीज मुकम्मल आप नवाज शरीफ की मोहब्बत में बहुत ज्यादा किस तरह खत्म हो गया मुझे बता रहे। मैं मानता हूँ, सुने, इस वक्त वो मुजरिम है, जमानत नहीं दी अदालत ने, अपील के ऊपर वो डिसीजन ले सकते हैं। अदालत का ये कहना कि मुझे ये बताओ कि नैब उनको गिरफ्तार करना चाहती है या नहीं, ये सवाल ही गलत है। वो मुजरिम की जगह जेल सुप्रीडेंट के पास जेल है। जब वो जमानत के ऊपर नोटिस करें, अपील के ऊपर नोटिस करें, नैब के प्रोसिक्यूटर का काम है आकर के वो डिफेंड करे या ना करे, लेकिन अगर वो नहीं करेगा, अदालत अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मा नहीं हो जाएगी। वो ये नहीं कह देगी। बात सुन लेनी, अब ये भी बात फैसले उठा ले। जब आप एक अपील की फिक्सेशन ही उस वक्त हो सकती है जो जजमेंट के जरिए आप उस जजमेंट को इंप्लीमेंट करके। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, मैं माजरत के साथ मज़ीद नहीं सुन सकूंगी। बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर जदून साहब, शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे लीगल मामला जो कि आज के दिन हुए, जिसके अंदर तौहीन इलेक्शन कमीशन का इमरान खान साहब का केस भी था, हम उस पर बात नहीं कर सके। कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये 2-3 इंपॉर्टेंट मैटर्स है उनको कवर करें। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेंगे।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी बहुत सारे कानूनी मैटर्स, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद बहुत सारे इश्यूज हैं जिन्होंने सर उठाए, उन पर भी बात हमने की है। मजीद थोड़ा सा एक वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून है। जब हम बात करते हैं कानून की, आइन की, बड़ी गहरी निगाह वसीम सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर मैं बहुत सारे मैटर्स हैं खास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जुड़े, लेकिन सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से सर जो कल डिसीजन आया है उस पर बहुत हल्कों से बड़ी तनकीद भी की जा रही है, बहुत हल्कों से उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं सर इस डिसीजन को, जहां ये कहा गया कि सिविलियंस को नहीं ट्राई किया जा सकता मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर? जी ये मैंने तफसील से फैसला अभी नहीं पढ़ा, और इसमें आप जानती हैं कि एक अक्सरियती फैसला है और एक इख्तिलाफी नोट जस्टिस याया अफरीदी साहब का भी है जी। तो मेरा अंदाज़ा है कि ये जो फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो बुनियादी हुकूक हैं आइन में दिए हुए उसको पेश नज़र रखते हुए, और एक नया आर्टिकल शामिल किया गया था 18वीं तरमीम में जिसको आर्टिकल 10A कहते हैं, और उसमें गारंटी की गया था कि फेयर ट्रायल होगा। तो मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और ख़ुसूसन जिसको हम कहते हैं ना डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, इसको सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि सिविलियन लोग जिनका कोई बराह रास्त तल्लक फ़ौज से नहीं बनता, उनको मिलिट्री कोर्ट ट्राई नहीं कर सकते, और वो जो जुर्म है उनकी ट्रायल आम अदालतों में होगी। तो ये फैसला तफसील आने के बाद ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन बज़ाहिर यही मालूम होता है कि इसको बुनियाद बनाकर ये किया गया होगा। अच्छा सर, इलेक्शंस वक्त पे करवाने का मामला, 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, इसके ऊपर एक समाअत हो चुकी है, 2 नवंबर तक दोबारा उसको मुलतवी कर दिया गया है। गिवन द स्टेट ऑफ अफेयर्स जो इस वक्त हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी कुछ रिजर्वेशन सामने रखी हैं डिलिमिटेशंस वगैरह को लेके, किस तरीके से देखते हैं? आप समझते हैं कि 90 रोज के अंदर इलेक्शंस तो मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है, तो ये फिर इस चीज के ऊपर समाअत करना, इसको लीगली किस पहलू से आप समझते हैं कि देखने की कोशिश की जा रही है? मेरे ख्याल में जी जो अहम सवाल है वो ये है कि आइन का तकाजा क्या है जी। और आइन में जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी दानिश है, उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना होता है। अब वो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 90 दिन गुजर चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट को भी ये समझ आ रही है कि भी 90 दिन में तो नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि जो जवाब पेश किया जा रहा है वो ये है कि जी जो मरदमशुमारी है वो, और उसके बाद जो डिलिमिटेशन है उसकी वजह से ताख़ीर नागुज़ीर है। तो ये कानूनी नुकात हैं, और मेरे ख्याल में मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में वाज़े एक फ़ैसला दे दे कि भी क्या इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना है या नहीं होना। और दूसरा जो पहलू है वो ये है कि 90 दिन की इलेक्शन की तारीख का ऐलान कौन करेगा। आइन में तो लिखा हुआ है कि सदर पाकिस्तान करेंगे, लेकिन एक तरमीम भी की गई है इलेक्शन एक्ट में जिसके तहत ये इख्तियारात इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं। तो ये एक इबामी सूरत हाल है जिसमें मेरा ख्याल में अदालतों को आगे बढ़ के वजाहत करनी होगी कि नंबर 1 इलेक्शन क्या 90 दिन के अंदर आईनी ज़रूरत है, और अगर किसी वजह से ताख़ीर हो गई है, जो कि अब हो गई है, तो उस सूरत हाल में क्या किया जाए, क्या ऐसे जवाज़ कानूनी या दूसरे जवाज़ जिसके तहत ये ताख़ीर हो सकती है। लेकिन जो भी फैसला आएगा कम से कम आइंदा के लिए एक मशल राह बन जाएगा और वजाहत हो जाएगी कि आइन क्या कहता है। बिल्कुल, उसके अंदर क्लैरिटी से अगर कह दिया जाए तो मुनासिब होगा। सर, इस वक्त मुल्क के अंदर बहुत से सियासी और कानूनी मामलात आपस में उलझे हुए दिखाई देते हैं। मुल्क के 2 साबिक वज़राए आज़म, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा वो भी बहुत सारे लीगल इशूज की वजह से इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देता है। दोनों के ऊपर अगर बारी बारी आपसे राय ले लूं। सर, इमरान खान साहब साइफर केस में फर्द जुर्म आयद हो गया, एतजाज एहसन जैसे बहुत से सीजन्ड जो माहिर कानून है इस मुल्क में, उनकी राय ये है कि साइफर तो कोई केस ही नहीं बनता। ही वॉज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, उनका इस्तेहकाक था, वो जो मर्जी करते हैं उसके साथ, लेकिन फर्द जुर्म बहरहाल आयद हो गया है। किस तरीके से देख रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर जो लीगल मैटर्स हैं, उनको आप समझते हैं कि एनी टाइम सून वो इनमें से बाहर निकल सकेंगे?
देखें जी, ये चूंकि मामला अदालत में ज़ेर गौर है, जिसको हम कहते हैं सब जुडिस है, तो मेरा ये कहना कि ये केस अब बनता है नहीं बनता, मेरा ख्याल में मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये जो नुकात उठाए हैं एतजाज़ साहब ने, बड़े अहम नुकात हैं, और ये अदालत को देखना होगा कि इन हालात में वज़ीर आज़म के क्या इख्तियारात हैं और क्या वो इस्तिस्ना दे सकते हैं इस चीज़ से। ये सारे सवाल अब ट्रायल में उठेंगे, तो मेरे ख्याल में इस पर मेरा तबसरा करना कबल अज़ वक्त होगा। सर, ट्रायल इटसेल्फ के ऊपर आपकी कोई राय है? ट्रायल को जेल के अंदर करना, ट्रायल कोर्ट के अंदर ना जाने देना, इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस था, इमरान खान साहब को वहां पर पेश होना था, वहां पर भी पेश नहीं किया गया, ये कह करके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने बरहमी का इजहार भी किया कि अगर एक शख्स की सिक्योरिटी नहीं फराहम कर सकते तो इलेक्शन में पूरे मुल्क में सिक्योरिटी कैसे फराहम करेंगे? जी, ये दुरुस्त है जी। मेरे ख्याल में ये एक ओपन ट्रायल, यानी कि आम अदालत में जहाँ पे हर एक को आने जाने की इजाज़त होगी, सहाफ़ियों को, पब्लिक का, ये एक बुनियादी हक है, और जेल में ट्रायल करना एक बुनियादी हक से तजावज़ है, यानी उससे एक डिविएशन है। तो आम हालात में तो जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए, आम अदालत में होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कहना कि जी ये सिक्योरिटी कंसर्न है, ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। और मुझे याद है कि भुट्टो साहब का ट्रायल, जो कि आप जानती हैं एक बड़े सियासी लीडर थे, हाई कोर्ट में हुआ था, ओपन ट्रायल हुआ था, हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर हुआ था, और सिक्योरिटी के इंतजाम थे। तो इसलिए ये एक जवाज़ बनाना कि जी सिक्योरिटी की वजह से हम जेल के अंदर करेंगे, ये मुझे मुनासिब नहीं लगता। बेहतर तो यही है कि आम अदालत में आम पब्लिक ट्रायल हो, और ताकि सारों को पता हो कि क्या हो रहा है और क्या किस तरह कार्रवाई चल रही है। सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो फैसला आया उसके अंदर अपील का जो राइट है वो ग्रांट किया गया, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं ग्रांट किया गया। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, क्या चीज जो है वो प्रिवेल करेगी? वो जो अमेंडमेंट है इलेक्शन एक्ट की वो प्रिवेल करेगी, या ये जो फैसला है कि रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं हो सकता ये प्रिवेल करेगा? क्योंकि इलेक्शन अमेंडमेंट की जो एक्ट है वो ये कहती है कि 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती नाअहली। तो उसके बाद मतलब हाउ डू यू सी थिंग्स अनफोल्डिंग? देखें जी, इस वक्त तो जो अपील का हक दिया गया था रिट्रोस्पेक्टिवली, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। उन्होंने कहा जी कि ये जो कानून है इसका इतलाक आइंदा के केसेस पे होगा, उन केसेस पे नहीं होगा जो पहले फैसला हो चुके हैं। तो अब ये सवाल जो है क्वालिफिकेशन का, ये मेरे ख्याल में उठेगा, या तो कोई इस कानून को अदालत में चैलेंज करेगा, या जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे उस पर कोई इतराज़ करेगा कि जी ये जो क्वालिफिकेशन है ये नहीं हटाई जा सकती। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि रिटर्निंग अफसर इसका फैसला कर सके, लेकिन ये केसेस फिर जाएंगे हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे फिर इस कानून का जो आईनी जवाज़ है वो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट देखेगा या हाई कोर्ट देखेगा, और उस पर फिर फैसला होगा। तो ये एक अहम मामला है जिस पे फैसला भी होना है। सर, आज की प्रोसीडिंग से जुड़ा एक आखिरी सवाल जो मैं जरूर चाहती हूँ आप उस पर कमेंट करें कि ये आज जो भी बेल वाला, जमानत वाला मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने, नैब का सर इस सारे मामले के साथ अब क्या ताल्लुक है? क्योंकि एक वकीलात के ग्रुप की ये राय भी इस वक्त है कि क्योंकि कन्विक्टेड है नवाज शरीफ, नैब अपना रोल प्ले कर चुका है, नैब का जो रेफरेंस था इट हैज बीन हर्ड, ही हैज बीन कन्विक्टेड। तो नैब से दोबारा ये पूछना कि आप गिरफ्तार करना चाहते हैं या आपको जमानत पर एतराज है कि नहीं है, हाउ डज नैब फिट इन इस सारी सूरत हाल के अंदर? देखिए जी, इस केस में जब एक फौजदारी केस होता है तो एक तरफ इस्तिगासा होता है, आम तौर पे या FIA होगी या पुलिस का वो जो SHO होगा वो केस बनाता है, अदालत में पेश करता है। तो वो जब अदालत में जाता है तो जो दो फरीक होते हैं फौजदारी मुकदमे में, एक वो होता है जिस पे इल्ज़ाम होता है, मुलजिम होता है, दूसरा वो होता है जिन्होंने केस बनाया होता है जिसको हम प्रोसिक्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो नैब केसेस में प्रोसिक्यूशन नैब करती है, वो आप कह रहे हैं कि इस्तिगासा होता है, और दूसरी तरफ मुलजिम होता है। तो जब केस अपील में जाता है, जैसे कि ये केस अपील में गया, तो उसमें भी नैब पार्टी होगा, नैब को सुन के ही फैसला होता है। तो एक तरफ जो होगा मुलजिम की तरफ से केस होगा, दूसरी तरफ नैब का वकील जो है वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश करेगा। तो लिहाजा नैब का ये कहना कि चूँकि सज़ा हो गई है तो नैब का तल्लुक टूट गया है, ये सही नहीं है।
नैब उस वक्त तक है जब तक ये केस चलता है। ये केस चलता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया वसीम सजाद साहब, आपने प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें वक्त दिया और बहुत से अहम मामला थे, मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले से लेकर आज मियां नवाज शरीफ साहब की हेयरिंग तक, जिस पर तफसील से हमने आपसे आपकी राय प्रोग्राम में शामिल की। थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।